बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। उसमें हमने इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन कंडक्शन बैंड फाइंड आउट किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है होल कंसंट्रेशन इन वैलेंस बैंड। अब जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में शिफ्ट होते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट होते हैं कंडक्शन बैंड में और होल जो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाती है वो प्रोड्यूस होते हैं वैलेंस बैंड में। अब हमने होल कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है वैलेंस बैंड में, तो जो होल कंसंट्रेशन dP होगी वैलेंस बैंड में इन द एनर्जी रेंज E एंड E प्लस DE वो ये होगी dP कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल DE इंटू 1 माइनस FE इंटू स्मॉल d। DE जो है इट इज़ द डेंसिटी ऑफ स्टेट, 1 माइनस FE ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड है। DE एनर्जी रेंज है, DE डेंसिटी ऑफ स्टेट है, दैट इज़ नंबर ऑफ स्टेट पर यूनिट एनर्जी रेंज। तो ये हमें बताता है कैपिटल DE और स्मॉल DE हमें इकट्ठे ये बताते हैं कि DE एनर्जी रेंज में कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, और 1 माइनस FE ये हमें बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड। अब लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था कि अगर FE प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की कंडक्शन बैंड में, तो जो प्रोबेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन की वैलेंस बैंड में वो 1 माइनस FE होगी। अब 1 माइनस FE ही क्यों होगी? क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है इट इज़ 1। हम सिंपली ये कह सकते हैं कि अगर 30% प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की कंडक्शन बैंड में, तो 70% इसकी प्रोबेबिलिटी होगी वैलेंस बैंड में होने की। अगर हम 1 की शक्ल में कहें तो अगर 0.3 प्रोबेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन की कंडक्शन बैंड में, तो 0.7 जो है उसकी प्रोबेबिलिटी होगी वैलेंस बैंड में होने की। अब ये जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की वैलेंस बैंड में होने की, ये प्रोबेबिलिटी होगी होल की वैलेंस बैंड में, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट होंगे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में तब होल क्रिएट होगा। तो अब यहाँ पे यही होल की प्रोबेबिलिटी भी होगी। अब यहाँ पे ये जो FE है दैट इज़ फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, वो होता है FE 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल E माइनस EF ओवर KT। अब हमने फाइंड आउट करना है 1 माइनस FE, तो 1 माइनस FE 1 माइनस FE की ये वैल्यू आ गई। अब हमने LCM लिया तो ये टर्म एज इट इज़ ऊपर आ गई और ये नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास LCM आ गया 1 प्लस एक्सपोनेंशियल E माइनस EF ओवर KT। अब यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे ये टर्म एज इट इज़ ऊपर चली जाएगी और यहाँ पे इससे कैंसिल होकर यहाँ पे ऊपर सिर्फ 1 रह जाएगा। ये 1 प्लस का है माइनस का कैंसिल हो गया, तो ये टर्म हमारे पास जो रह गई दैट इज़ जो हमारे पास रह गई वो एक्सपोनेंशियल E माइनस EF ओवर KT डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्सपोनेंशियल E माइनस EF ओवर KT। अब हम इस पूरी टर्म को एक्सपोनेंशियल E माइनस EF ओवर KT से इसको भी डिवाइड करेंगे और इसको भी डिवाइड करेंगे। अब जब इसी टर्म से इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसी टर्म को हम इससे डिवाइड करेंगे तो भी 1 आ जाएगा। इस टर्म को जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास जो रिलेशन आएगा दैट इज़ 1 प्लस FE इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 ओवर दिस टर्म प्लस 1। अब 1 प्लस FE इज इक्वल टू इस टर्म को हम ऊपर लेके जो माइनस था वो पॉजिटिव हो गया, जो पॉजिटिव था वो माइनस हो गया, 1 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल EF माइनस E ओवर KT प्लस 1। अब यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था EF माइनस E की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जबकि KT की रूम टेम्परेचर पे जो वैल्यू होती है 0.0025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो EF माइनस E इट इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन KT, तो EF माइनस E ओवर KT इज़ ऑल्सो वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। तो ये जो टर्म होगी एक्सपोनेंशियल EF माइनस E ओवर KT इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। तो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 को इग्नोर कर देंगे, तो जो हमारे पास रिलेशन रह जाएगा 1 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल EF माइनस E ओवर KT। तो जो हमारे पास नेक्स्ट हम इसको डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में लेके जाएंगे तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा 1 प्लस FE इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल
ई एफ यहाँ पे पॉजिटिव था, ऊपर जाके नेगेटिव हो गया, ये ई नेगेटिव था, ऊपर जाके पॉजिटिव आ गया, एक्सपेंशन ई माइनस ई एफ ओवर के टी। अब जो डेंसिटी ऑफ स्टेट पर यूनिट वॉल्यूम फॉर होल जो होगा वो डी ई 1/2π² 2mh स्टेरिक ओवर एच कट स्क्वायर 3/2 ई वी माइनस ई पावर 1/2। अब यहाँ पे जो हमारे पास डेंसिटी ऑफ स्टेट फॉर द इलेक्ट्रॉन था 1/2π² 2me स्टेरिक एच कट स्क्वायर होल पावर 3/2 ई माइनस ई सी 1/2। अब यहाँ पे सिर्फ चेंज ये है कि यहाँ पे इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ हुआ है, यहाँ पे इफेक्टिव मास ऑफ होल यूज़ हुआ है। यहाँ पे ई माइनस ई सी यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे ई वी माइनस ई। अब क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड में एग्जिस्ट करता है, तो अब यहाँ पे हम ई वी माइनस ई यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने ई माइनस ई वी क्यों नहीं यूज़ किया, ई वी माइनस ई क्यों यूज़ किया? तो ई वी जो है ये ग्रेटर एनर्जी होती है देन ई, तो जिसकी वजह से अब ये टर्म अगर हम ई को पहले रखते, ई वी को बाद में रखते, तो ये टर्म नेगेटिव हो जाती और एनर्जी ऑफ स्टेट नेगेटिव हो जाती, जो पॉसिबल नहीं है। तो इसको हमने पॉजिटिव रखने के लिए ई वी माइनस ई किया, बिकॉज ई वी इज़ ग्रेटर देन ई। अब जो होल एग्जिस्ट करता है वो या तो इनसाइड वैलेंस बैंड या बिलो वैलेंस बैंड एग्जिस्ट करेगा। तो अब हमने अगर फाइंड आउट करना है होल की कॉन्सेंट्रेशन, तो हम इक्वेशन नंबर 1 को इंटीग्रेट करेंगे -∞ टू ई वी, बिकॉज यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा वैलेंस बैंड एज से बिलो जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो इस वजह से हमने इसको इंटीग्रेट किया, तो यहाँ पे p -∞ टू ई वी डी ई 1 माइनस एफ ई डी ई। अब डी ई और 1 माइनस एफ ई की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 3 और 2 से यहाँ पे पुट करेंगे, तो जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो ये होगी p -∞ टू ई वी, तो यहाँ पे आ गया ये डी ई की वैल्यू और ये एफ ई की वैल्यू इनटू डी। अब हम इसको सिंप्लीफाई फर्दर करते हैं, p 1/2π² 2mh स्टेरिक ओवर एच कट स्क्वायर 3/2 एक्सपोनेंशियल। अब इसको हमने दो हिस्सों में सेपरेट कर दिया, एक्सपोनेंशियल माइनस ई एफ ओवर के टी यहाँ पे आ गया और एक्सपोनेंशियल ई ओवर के टी ये आ गया, ई वी माइनस ई 1/2। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। अब हम फिर फर्दर जो है वो सब्स्टिट्यूशन करते हैं, लेट करते हैं एक्स ई वी माइनस ई ओवर के टी है, तो ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा के टी एक्स ई वी माइनस ई आ जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो के टी डी एक्स इज इक्वल टू इसकी वैल्यू डिफरेंशियल 0 माइनस डी ई, तो डी ई हमारे पास क्या आ गया माइनस के टी एक्स। अब अगर ई अप्रोच करता है -∞ को, तो जो हमारे पास एक्स अप्रोच करेगा वो पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि के टी एक्स ई वी -∞ माइनस माइनस पॉजिटिव, तो ये ओवरऑल ई वी प्लस इन्फिनिटी ओवर के टी इन्फिनिटी आता है। अगर ई अप्रोच करेगा ई वी को, तो यहाँ पे एक्स अप्रोच करेगा 0 को, एक्स इक्वल टू ई वी माइनस ई वी ओवर के टी इज इक्वल टू 0। तो अब इक्वेशन नंबर 5 क्या हो जाएगी, p 1/2π² 2mh स्टेरिक ओवर एच कट स्क्वायर 3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस ई एफ, ये वाली टर्म आ गई ई एफ ओवर के टी, और यहाँ पे आ गया इसकी जगह पे आ गया के टी एक्स 1/2 और इसकी जगह पे एक्सपोनेंशियल ई ओवर के टी, तो एक्सपोनेंशियल ई वी माइनस के टी एक्स ओवर के टी, क्योंकि ये पूरी ई की जगह पे यूज़ होगा और ई हमने यहाँ से निकाला है, ये जो टर्म ई किसके इक्वल है, ई इज इक्वल टू के टी एक्स प्लस ई वी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट की और डी ई की जगह पे माइनस के टी डी एक्स आ गया। अब यहाँ पे हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, p 1/2π² ये टर्म एज इट इज़ आ गया। तो यहाँ पे हमने ये नेगेटिव था, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए यहाँ पे हमने ये लिमिट उल्टा दी, तो 0 टू इन्फिनिटी हो गया और ये नेगेटिव इससे काउंटर हो गया। अब हमारे पास आ गया के टी की वैल्यू 1/2, के टी की वैल्यू 1 + 1/2 3/2, एक्स वैल्यू 1/2, इसको हमने सेपरेट करके ये लिख दिया इनटू डी एक्स। अब यहाँ पे ये हमारे पास एज इट इज़ आ गया 1/2π² 2mh कट स्क्वायर
के टी 3/2 ये यहाँ पे आ गया 3/2 और एच कट स्क्वायर एक्सपोनेंशियल यहाँ पे ये दोनों बेसिस सेम थी तो पावर ऐड होके ये आ गया हमारे पास, ये टर्म आ गई। और यहाँ पे इंटीग्रल बच गया 0 to ∞ x1/2 एक्सपोनेंशियल -x dx। अब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है और इसकी जो वैल्यू होती है इट इज़ √2/2। तो हमने इसकी वैल्यू पुट की तो p 1/2π² दिस वन एक्सपोनेंशियल ev माइनस ef kt √π/2। तो पाई को हम यहाँ पे ले आए और ये जो 2 1 2 इसको हम बाहर लेके आए तो 3/2 हो गया। तो 1 + 1 2, तो यहाँ पे 2 की पावर यहाँ ये वाला जो बाहर आया तो 3/2, तो ये 1 + 1 2 ऊपर जाके माइनस हो गया। पाई की पावर 2 था, ये 1/2 इधर आ गया तो माइनस हो गया। बाकी टर्म ना हमने एज इट इज रख दी। और 2 - 1/2 पाई 3/2 ये एज इट इज आ गया। अब इस पाई की 3/2 है, ये भी पावर 3/2 है, इसको हम इनसाइड ले जाते हैं तो ये हमारे पास ये नेगेटिव था, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम यहाँ पे ले आए तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाता है। अब नेक्स्ट में टॉपिक में हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया और साथ में हमने यहाँ पे ये वैल्यू EG पुट किया स्टेप में। तो क्योंकि EF माइनस EV 1/2 EG होता है तो EV माइनस EF माइनस 1/2 EG होगा। तो यहाँ पे EV माइनस EF माइनस 1/2 EG किया तो माइनस EG/2 हमारे पास आ गया। अब P जो हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया 2 × 2 √2 mh स्टेरिक kt पाई h कट स्क्वायर 3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस EG/2 kt। अब P हमारे पास आ गया 2। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 × √2, तो यहाँ पे 2 की पावर 3/2 तो ये इनसाइड चला गया mh स्टेरिक kt 2 पाई h कट स्क्वायर 3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस EG/2 kt। अब हमने लास्ट लेक्चर में जो रिलेशन फाइंड आउट किया था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, तो वो ये था। अब यहाँ पे हम इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास n p लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई होगी राइट साइड से तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये देखें 2 मल्टीप्लाई हुआ 2 से 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अब ये जो हमारे पास यहाँ पे रिलेशन था kt/2 पाई h कट स्क्वायर, तो kt/2 पाई h कट स्क्वायर का 3/2, तो यहाँ पे भी kt/2 पाई h कट स्क्वायर 3/2, तो ये आ गया कि kt/2 पाई h कट स्क्वायर 3/2 + 3/2 इट इज़ 3। इसमें हमारे पास mh डायरेक्ट 3/2 me डायरेक्ट 3/2, तो ये एज इट इज आ गया। और एक्सपोनेंशियल माइनस EG/2 kt और एक्सपोनेंशियल माइनस EG/2 kt दोनों को ऐड किया तो माइनस EG/kt आ गया। अब हमें पता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, नंबर ऑफ होल इन वैलेंस बैंड ये आप इसमें इक्वल होते हैं, तो इसको हमने Ni लिख दिया। तो यहाँ पे हम n की जगह पे भी Ni पुट करेंगे, p की जगह पे भी Ni पुट करेंगे, तो ये हमारे पास Ni² और ये आ गया। तो हमने उसके बाद स्क्वायर रूट लिया, तो 4 का स्क्वायर रूट 2, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे 3/2, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 3/4, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो माइनस EG/2 kt। So this one is the intrinsic carrier concentration in semiconductor.